हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे यानी फर्स्ट लेसन संबंध एवं फलन, जिसे हम अंग्रेजी में रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। देखिए, संबंध एवं फलन जो है हम लोग के लिए कोई नया पाठ नहीं है। हम लोगों ने संबंध एवं फलन क्लास 11 में भी पढ़ा था। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्लास 11 का जो नोट्स है उसे एक बार रिवाइज कर लें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले तो हम लोग यानी कि पढ़ते हैं कि क्रमित युग्म क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्रमित युग्म। क्रमित युग्म जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो क्रमित युग्म क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई दो संख्या है या दो फंक्शन है या कोई दो प्रोडक्ट है, और अगर हम उन संख्याओं को या फलनों को एक निश्चित क्रम में लिख देते हैं, तब हमें जो युग्म प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं क्रमित युग्म। तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दो संख्याओं अथवा फलनों को एक निश्चित क्रम में लिखने पर जो युग्म प्राप्त होता है, उसे क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म कहते हैं। अब नीचे से लिखेंगे दो संख्याओं ए व बी से बने क्रमित युग्म को ए कमा बी से व्यक्त करते हैं। जहां ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। क्या समझिएगा, हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी, तब इससे जो क्रमित युग्म बनेगा हम इसे ए बी लिखेंगे। और यानी जो ए बी होता है ये बी ए के बराबर नहीं होता है। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जिसे हम बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई क्रमित युग्म है 2,3। देखिए 2,3 जो है क्या 3,2 के बराबर होगा। देखिए 2,3 जो है या 3,2 है, ये क्रमित युग्म किसी बिंदु को व्यक्त करते हैं। और यदि 2,3 और 3,2
अगर ये आपस में बराबर होंगे तब अगर हम इसे यानी कि निर्देशांक ज्यामिति हम लोग जब स्टडी किए थे तो उसमें हमने यानी कि दो बिंदुओं को यानी अगर कोई पॉइंट है तो उसे हम कार्तीय तल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम लोगों ने सीखा था। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो जब हम इन दोनों बिंदुओं को कार्तीय तल पर यानी जब व्यक्त करेंगे तब दोनों बिंदु एक ही पॉइंट को यानी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि 2,3 जो है 3,2 के बराबर होगा, और यदि ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे कि 2,3 3,2 के बराबर नहीं होगा, अर्थात ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या ये वास्तव में ये सत्य है कि 2,3 3,2 के बराबर है। तो हमने कहा कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो सबसे पहले तो 2,3 को हम इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखना 2,3 को हम कार्तीय तल पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर 2 है प्लस में, तो इसका मतलब क्या है, देखिएगा जो किसी क्रमित युग्म का जो फर्स्ट अवयव होता है ये x का मान होता है और जो सेकंड अवयव होता है ये y का मान होता है। अतः 2,3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यानी x अक्ष के धनात्मक दिशा में 2 इकाई चलना है और y अक्ष के धनात्मक दिशा में 3 इकाई चलना है। तो चलिए चलते हैं 1 2, तो 2 इकाई चले x अक्ष के धनात्मक दिशा में, y अक्ष के धनात्मक दिशा में 3 इकाई, 1 2 3। तो ये पॉइंट कहाँ होगा, तो यहाँ से अब इसे ऊपर जाएंगे, इसे आगे बढ़ेंगे, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट का निशान रहा 2,3। बात क्लियर हो गया। ओके, अब 3,2 को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 3,2 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में 3 इकाई और वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में 2 इकाई चलेंगे। तो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में 3 इकाई, 1 2 3, वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में 2 इकाई, 1 2। तो ये पॉइंट कहाँ होगा जी, कुछ ये पॉइंट हमारा यहाँ होगा, तो ये हो गया 3,2। तो बोलिए क्या 3,2 और 2,3 एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये तो अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तो यहाँ से ये बात प्रूफ होता है कि 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2। बात क्लियर हो गया बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद से अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्रमित युग्मों की समानता। क्रमित युग्मों की समानता, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ओके, देखना देखिए अगर हमारे पास दो क्रमित युग्म है, यदि हमारे पास दो क्रमित युग्म है x, y और a, b, और x, y अगर ab के बराबर हैं तो x, y ab के बराबर तभी हो सकता है जब x का मान a के बराबर हो और y का मान b के बराबर हो। फिर से एक बार, अर्थात जो पहले क्रमित युग्म का पहला अवयव है ये दूसरे क्रमित युग्म के पहले अवयव के बराबर हो और दूसरा अवयव जो है ये दूसरे अवयव के बराबर हो। बात क्लियर हो रहा है। तो याद रखना कि यानी कि क्रमित युग्म अगर x, y a b के बराबर है तब इस स्थिति में x a के बराबर होता है और y जो है b के बराबर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि यदि क्रमित युग्म इतना इतना के बराबर है तो x इक्वल ए और y इक्वल बी। तो देखेंगे यानी कि यहाँ पर ये जो क्रमित युग्मों की समानता है इस पर यानी कुछ बेसिक सवाल बनते हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल में लिख लेंगे। चलिए हम ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि
यदि x माइनस 3 कमा 2y माइनस 5 इक्वल 4 कमा y हो तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखिए दिया गया है कि क्रमित युग्म x माइनस 3 का 2y माइनस 5 जो है ये बराबर है 4 का 5 के। तो इसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है जी? तो x माइनस 3 का 2y माइनस 5 इक्वल 4 का y। और हम जानते हैं, देखना कि अगर ये क्रमित युग्म इस क्रमित युग्म के बराबर है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रश्न ने ऑलरेडी कहा है कि ये क्रमित युग्म इसके बराबर है। तो अगर ये क्रमित युग्म इस क्रमित युग्म के बराबर है तब इस क्रमित युग्म का पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होगा, अर्थात x माइनस 3 जो होगा ये इक्वल होगा 4 के। अब 3 माइनस में पक्षांतर कर देंगे प्लस में, तो यहां से x इक्वल लिख सकते हैं 4 प्लस 3 और ये हो जाएगा x इक्वल 7। बात क्लियर हो गया? ओके। और बोले सेकंड अवयव के बराबर होगा, यानी 2y माइनस 5 जो है ये इक्वल होगा y के। y इधर प्लस में इधर पक्षांतर कर देंगे माइनस में, और 5 इधर माइनस में पक्षांतर कर देंगे प्लस में, तो हो जाएगा 2y माइनस y इक्वल 5। यह इंप्लाइड है, तो y इक्वल हो जाएगा 5। अतः हमारा फाइनल आंसर यहां से क्या मिल गया जी? अतः हमारा फाइनल आंसर मिल गया x इक्वल 7 और y इक्वल 5। ये रहा आंसर। ओके, तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिए? ओके, हाँ, तो चलिए अब हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हालांकि ये जो पहला क्वेश्चन है ये तो हम लोग जो उदाहरण पढ़े इसी पैटर्न पर है, तो आप लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन को स्वयं हल करेंगे, उसका उत्तर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए हम आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। तो इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व में तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया है, क्या दिया है जी? x स्क्वायर प्लस 6 का y स्क्वायर जो है ये इक्वल है 5x का 1 के। देखना, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि यानी क्रमिक युग्मों के समानता के नियम से जो x स्क्वायर प्लस 6 होगा ये बराबर होगा 5x के, और y स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा 1 के। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यानी कि लिखने की जरूरत नहीं, क्रमिक युग्मों की समानता से सब कुछ लिखना जरूरी भी नहीं होता है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं जी कि x स्क्वायर प्लस 6 जो है ये बराबर होगा 5x के, और यहाँ से y स्क्वायर जो है ये बराबर होगा 1 के। बात क्लियर हो गया? अब देखना 5x इधर प्लस में पक्षांतर कर देंगे माइनस में। देखना, ये हमारा जो इक्वेशन है ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, और यहाँ पे थोड़ा मान निकाल लेते हैं। तो y स्क्वायर अगर इक्वल 1 है, देखना, तो y इक्वल क्या हो जाएगा जी? वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, और पूरी दुनिया जानती है वर्गमूल प्लस और माइनस में निकलता है। तो बोलेंगे 1 का वर्गमूल, बोलिए 1। तो यहाँ से y की वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1। अब यहाँ समझते हैं, ये देखना x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 है। तो हम लोग द्विघात इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड करने का तरीका है कि जो x स्क्वायर का गुणांक होता है इसे हम अचर पद से गुणा करते हैं, और यदि यहाँ पर प्लस चिन्ह होता है तब x के गुणांक को जोड़ कर लाना होता है, और यदि माइनस होता है तब x के गुणांक को घटा कर लाना होता है। फिर से एक बार, सबसे पहले क्या करते हैं,
एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर से गुणा करते हैं, और इसके तत्पश्चात अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह होता है तब एक्स के गुणांक को जोड़ कर लाना होता है, और माइनस होता है तो घटा कर लाना होता है। तो यहाँ पे देखना एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का गुणा अगर 6 में कर देंगे तो 6 होगा, और यहाँ पे प्लस है तो जोड़कर 5 लाना है। मतलब क्या है कि हम 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि अगर दोनों को जोड़ दे तो 5 आ जाए, और दोनों का आपस में गुणा कर दे तो फर्स्ट इनटू लास्ट का गुणनफल कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो बोलेंगे क्या, यानी हम लोग जानते हैं कि x यानी 5 को हम चाहते तो 4 + 1 में तोड़ सकते थे। देखिए 4 और +1 कितना हो जाएगा 5, लेकिन क्या 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब हम 5 को किस में तोड़े, तो 2 + 3 में, क्योंकि 2 और 3 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 5 आ जाएगा, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा, 2 3 6। तो हम यहाँ पे 5 को लिख सकते हैं 2 धन 3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल 0। हालांकि ये बहुत बेसिक बात है, यानी हमें तो इस पर बात नहीं करना चाहिए। अब क्या करेंगे, चलिए, जब ब्रैकेट के बाहर का चिन्ह माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस ना 2 का गुणा एक्स में कर देंगे 2x, प्लस है तो माइनस 3 का गुणा एक्स में कर देंगे 3x प्लस 6 इक्वल 0। बोलेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या है, x ना, तो ये जाएगा x माइनस 2, यहाँ से -3 तो ये जाएगा x माइनस 2। अब यहाँ से देखना x माइनस 2 अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच गया जी, देखिए इक्वल में 0 चल रहा है, x माइनस 3 इक्वल 0। और सुनो x माइनस 2 और x माइनस 3 का गुणनफल 0 है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 0, यानी दो संख्या नहीं बोलना चाहिए, यानी कि दो पदों का गुणनफल 0 तब हो सकता है जब या तो पहला पद 0 हो, या तो दूसरा पद 0 हो, या तो दोनों 0 हो। तो हम दोनों क्या पता कौन सा 0 है, तो हम एक बार इसे 0 करेंगे, एक बार इसे 0 करेंगे। तो हम बोलेंगे कि यदि x माइनस 2 इक्वल 0, तो इंप्लाई डेट बोलेंगे x की वैल्यू कितना आ गया 2। तो था y सॉरी यहाँ पे क्या होगा x माइनस 3 ना, x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से एक बार इसे 0 की, इस बार इसे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया 3। अतः हमें फाइनल जो रिजल्ट है हमारा क्या मिल गया जी, पता हमें x की वैल्यू मिल गया 2,3 और y की वैल्यू मिल गया ±1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, तो चलिए इसे नोट कीजिए, और इसके बाद से अब हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे ज्ञात करते हैं। तो नोट कीजिए, नोट कर लिए, ओके। हाँ तो चलिए हेडिंग लगाएंगे आप लोग, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखना, अगर हमारे पास यदि, चलिए लिख भी लेते हैं, यदि ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए इज एलिमेंट ऑफ ए तथा स्मॉल बी इज एलिमेंट ऑफ बी। देखना इसे क्या पढ़ते हैं, ए इज एलिमेंट ऑफ ए
या ए बिलोंग्स टू ए भी इसे पढ़ते हैं, ए बिलोंग्स टू ए या बी बिलोंग्स टू बी, ए इज एलिमेंट ऑफ ए तथा बी इज एलिमेंट ऑफ बी। तो सभी संभव क्रमित युग्म ए बी से बने समुच्चय को ए व बी का कार्तीय गुणन कहते हैं तथा इसे ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। और ए क्रॉस बी पढ़ते हैं, यानी ए गुणे बी से व्यक्त करते हैं और इसे ए क्रॉस बी पढ़ते हैं। बात क्लियर हो गया। देखिए इसे प्रतीकात्मक मैथमेटिकल रूप में हम लिख सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी होता है ये इक्वल होता है ए बी के, और इसमें ए जो है वो ए का अवयव होता है और बी जो है ये बी का अवयव होता है। नहीं आया, चलिए समझते हैं। देखिए हम बोले हैं कि हमारे पास दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि जो हमारा अवयव ए है वो समुच्चय ए का अवयव हो और अवयव बी जो है वो समुच्चय बी का अवयव हो। तब ए व बी से जितने क्रमिक युग्म बनेंगे, मतलब जितने बन सकते हैं। अब ए व बी का मतलब क्या है? ए व बी का मतलब है कि समुच्चय ए के अवयव का, यानी समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय बी के सभी अवयव के साथ जितना युग्म बनेगा उन सभी क्रमित युग्मों से हम एक सेट बनाएंगे और वही सेट होगा ए क्रॉस बी। चलिए इसे उदाहरण से हम थोड़ा और बेहतर तरीका से समझते हैं। तो हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमने कहा कि यदि ए इक्वल 1 2 3 4 तथा बी इक्वल 4 5 6 हो तो ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। देखना सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले तो इसमें हमें दिया गया है तो गिवन डाटा नोट करेंगे। तो क्या दिया गया है कि समुच्चय ए बराबर है 1 2 3 4, समुच्चय बी बराबर है 4 5 6। देखना अब हमसे कहा गया है ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए। तो ए क्रॉस बी क्या होगा जी? तो ए क्रॉस बी, ए का अवयव कौन है? 1 2 3 4 और क्रॉस बी कौन है? तो 4 5 6। देखना तो ए क्रॉस बी कैसे ज्ञात करेंगे? ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए का पहला अवयव लेते हैं और बी के सभी अवयव के साथ क्रमित युग्म बनाते हैं। तो चलिए लिखते हैं। ए का पहला अवयव हमने लिया 1 और 1 का हम युग्म बनाएंगे 4 के साथ, तो हो जाएगा 1 4, फिर 1 का किसके साथ? 5 के साथ, तो 1 5, फिर 1 का 6 के साथ, तो 1 6। फिर ए का दूसरा अवयव लेंगे 2 का बी के सभी अवयव के साथ युग्म बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 4 2 5 2 6। फिर 3 लेंगे, 3 का 4 के साथ 3 4 3 5 3 6।
फिर 4 के साथ 4 4 4 5 4 6। ओके, तो ये रहा ए क्रॉस बी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब देखना थोड़ा सा हम लोग कुछ यानी एक क्रॉस बी से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट सीखने वाले हैं। तो चलिए हम उसके लिए सबसे पहले तो ए क्रॉस बी हम लोग ज्ञात किए हैं, तो अब बी क्रॉस ए पता कर लेते हैं। तो चलिए अब आप लोग बताएंगे बी क्रॉस ए क्या होगा। देखना, तो अब बी का अवयव रखेंगे, मतलब बी कौन है जी, तो ये है 4 5 6 क्रॉस ए कौन है, तो ये है 1 2 3 4। अब देखना बी क्रॉस ए कैसे पता करेंगे, तो बी क्रॉस ए पता करने के लिए बी का पहला अवयव लेंगे, ए के सभी अवयव के साथ युग्म बनाएंगे, फिर दूसरा अवयव लेंगे, फिर ए के सभी अवयव के साथ युग्म बनाएंगे, सिमिलरली तीसरा अवयव लेंगे और ए के सभी अवयव के साथ युग्म बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो 4 का है 1 के साथ, तो 4 1 4 2 4 3 4 4, फिर 5 1 5 2, फिर 5 3 5 4, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4। ओके, अब देखना ए क्रॉस बी में कौन कौन अवयव है, तो 1 4 है, 1 5 है, 1 6 है, 2 4 है, 2 5 है, 2 6 है, डॉट डॉट ये सब। अब देखिए बी क्रॉस ए में कौन कौन अवयव है, तो 4 1 है। देखना यहाँ पे 1 4 था, तो यहाँ पे 4 1 है, 4 2 है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 4 था, यहाँ पे 4 2 है, यहाँ पे 4 3 है, यहाँ पे देखना यहाँ पे 3 4। मतलब आपको ए क्रॉस बी के जितने अवयव थे बी क्रॉस ए के हिस्से में वही अवयव मिलेंगे, लेकिन अंतर ये होगा कि उनका क्रम चेंज हो गया होगा। और हम जानते हैं कि 1 4 अगर 4 1 के बराबर नहीं है तब ए क्रॉस बी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। अतः हमारा जो पहला यहाँ का यानी हम लोग ने यहाँ पे रिजल्ट सीखा वो ये है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। और देखेंगे सेकंड बात क्या सीख रहे हैं जी, देखना बताइए ए में कौ अवयव है, 1 2 3 4, यानी यहां से हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ए की वैल्यू है 4, ठीक है ना। यहां से नंबर ऑफ बी की वैल्यू कितना है, 1 2, यहाँ पे ए क्रॉस बी में कितना नंबर है जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कैसे मिला, तो जब हम ए के अवयव यानी समुच्चय ए में जितने अवयव हैं और समुच्चय बी में जितने अवयव हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या मिल जाएगा। मतलब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा समुच्चय ए में अवयवों की संख्या और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या के बराबर होगा। बात क्लियर है। तो चलिए यानी आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को यानी आज हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा है वो आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। तो यानी आप लोग इसे नोट कर लीजिए और यानी कि पढ़ाई करते रहिए। कल हम लोग यानी पढ़ेंगे कि संबंध क्या होता है। हम लोग कल देखेंगे संबंध क्या होता है, संबंध को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब संबंध को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, और उसके तत्पश्चात हम लोग पढ़ेंगे संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।